अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी कचौरी की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कचौरियों के अंदर लेयर्स किस तरह ला सकते हैं और कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी कचौरी खुलेगी नहीं। चले तो मज़ेदार से क्रिस्पी खस्ता कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने मैदा लिया है 3 कप। 3 चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और डो को गूंदने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं मैदे को खुले बर्तन में निकाल लूँगी बाउल से ताकि हम इसे आसानी से गूंद सकें। आपने भी डो को गूंदने के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इस तरह आप घर में गंदम के आटे गूंदते वक्त नमक डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें नमक डाल दीजिएगा। नमक डालने के बाद मैंने इसे हाथों की मदद से मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच ऑयल के ऐड कर रही हूँ। आपने यहाँ वो ऑयल यूज़ करना है जिसकी अपनी कोई स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। यहाँ ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अगर आपको देसी घी खाना पसंद है आप 3 चम्मच देसी घी के ऐड कर दें। आज की जो जनरेशन है वो देसी घी बहुत कम इस्तेमाल करती है। आपके बच्चे देसी घी खाते हैं तो आप ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप सिंपल कुकिंग ऑयल ही डाल दीजिएगा। ऑयल डालने के बाद हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये मैदा भुरभुरा ना हो जाए। देखो, जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आप इसे स्ट्रेन कर लें। मैंने भी मैदे को पहले स्ट्रेन कर लिया था, फिर मैदे को बाउल में निकाला था। पहले अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा मैदा भी भुरभुरा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड करेंगे और इसे गूंदेंगे। हमने एक साथ बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना। अगर आप एक साथ ही बहुत सारा पानी ऐड कर देंगी तो हो सकता है कि आपका आटा ज़्यादा पतला हो जाए। अगर पानी ज़्यादा डल जाएगा तो कम चीज़ में तो गुंजाइश होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसे हैंडल करना बहुत टफ होता है। ज़्यादा पानी डलने की वजह से अगर आटा पतला हो जाएगा तो हमें इसके अंदर मज़ीद मैदा डालना पड़ेगा। इस तरह मैदे की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारा आटा भी ज़्यादा गूंदेगा। और इस हिसाब से जो हमने चिकन की फिलिंग करनी है तो हमें चिकन की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसमें बाइंडिंग आती जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है आज। कल तो बहुत ज़्यादा आंधी थी और आंधी आने की वजह से सारे घर में जो है वो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब हम घर की बहुत अच्छी सफाई करते हैं उस दिन जो है आंधी आ जाती है और हमारी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। और जब कभी ऐसा हो कि मेड जो है छुट्टी पर चली जाए, आप भी थोड़े लेजी हुए हैं, काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, आप सोचते हैं कि सफाई अभी थोड़ी देर से कर लेंगे और उसी दिन मेहमान आ जाते हैं। जिस दिन घर फैला हुआ होता है अक्सर ही ऐसा होता है कि गेस्ट उसी दिन आ जाते हैं। कल शाम को जो आंधी इतनी तेज चल रही थी, आज बारिश आने की वजह से डस्ट कम हो गई है। जब भी आंधी या बारिश आती है सबसे पहले तो लाइट चली जाती है। आंधी आने की वजह से नेट भी खराब हो जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बारिश और आंधी के ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आटे में अच्छे से बाइंडिंग आ गई है। अब हम इसे गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे हाथ में। हमने इसे बहुत नरम से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर जब हम इसे गूंदेंगे तो इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। मैंने शुरू शुरू में आटा गूंदना शुरू किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था आटा गूंदना। मुझे लगता था जितने भी काम है उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम आटा गूंदना ही है। लेकिन जब 4 से 5 बार आटा गूंदा तो अब आटा गूंदना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। और अब आटा गूंदने में मज़ा भी आता है क्योंकि अब आटा जल्दी से गूंद जाता है, प्रैक्टिस जो हो गई है। जो भी काम आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और आपको काम करना भी आसान लगता है। आप इन कचौरियों को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। 10 से 12 दिन के लिए एयर टाइट बैग में रखकर इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। रमज़ान के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बस एक ही दफ़ा आपको कचौरी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आपने इसे अफ्तार में फ्राई करना हो आप इसे फ्रीजर से निकालें, इसे आप ऑयल में फ्राई कर लें। की कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगी और टेस्ट में बहुत कमाल बनेंगी। मैंने इसे काउंटर पर रख दिया है ताकि मैं इसे और अच्छे से गूंद सकूं और सॉफ्ट कर सकूं। ये जितना सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ होगा हमारी कचौरियों में लेयर्स उतनी ही ज़्यादा अच्छी और परफेक्ट बनेंगी। इस बार भी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि अब समर वेकेशन आने वाली है और उससे पहले बच्चों के पेपर्स होते हैं फर्स्ट टर्म के। इस बार ईद की छुट्टियां और समर वेकेशन एक साथ हो रही हैं। बच्चों ने स्कूल सिर्फ एक ही वीक और आना है, वीक एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वीक में पेरेंट्स, टीचर और बच्चों को थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। फ्राइडे सैटरडे संडे के ऑफ होने की वजह से मंडे को जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। खैर ये वीक ही थोड़ा हेक्टिक होगा लेकिन आगे जो है फुल छुट्टियों की वजह से इंजॉयमेंट होगी।
फिर बस बकरीद की छुट्टियाँ हो जाएंगी। बकरीद पर ईद की निस्बत ज़्यादा काम होता है। बकरीद पर मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है। कुर्बानी के गोश्त के पैकेट्स बनाना, फिर उन्हें रिलेटिव्स और नेबर्स के घर देकर आना, इसमें भी दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिल भी लिया जाता है। अभी जब मैं ये कचौरियाँ बना रही हूँ तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तरफ इस बारिश के फ़ायदे भी हैं और दूसरी तरफ नुकसान भी है, क्योंकि अब मई का मंथ है और मई में जो है गंदम की कटाई होती है। बारिश आने का नुकसान एक ये है कि लोगों की फसलें जो है इस वक्त फुल पकी भी हैं। क्योंकि फसल फुल पकी भी है तो कुछ लोगों के यहाँ गंदम की कटाई हो रही है और कहीं पर थ्रेशर लगे हुए हैं। बारिश आने की वजह से उनकी गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि गंदम जो है वो नमी वाली हो जाएगी। गंदम में अगर नमी हो तो उसका रेट डाउन हो जाता है। ये नमी वाली जो गंदम है उसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है, हम लोग साल की गंदम एक साथ लेकर रख देते हैं। नमी वाली गंदम को तो हम रख नहीं सकते क्योंकि उसमें सुलैली पड़ जाती है, गंदम खराब हो जाती है। दूसरी तरफ बारिश आने का फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि गंदम की वजह से जो थ्रेशर लग रहे हैं उसकी वजह से आंधियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आंधियाँ आने की वजह से आंबियाँ जो हैं वो झड़ जाती हैं और आंधी आने की वजह से वो लोग जिनके आम के बाग हैं उनको नुकसान होता है। आंधी ज़्यादा हो तो आंबियाँ ज़्यादा झड़ जाती हैं। फल झड़ जाने की वजह से जिनके आम के बाग हैं उनका लॉस हो जाता है। आपने भी इतना ही सॉफ्ट आटा गूंदना है जितना सॉफ्ट मैंने आटा गूंदा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे गूंदने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और जिस बाउल में मैं इसे रेस्ट देने के लिए रख रही हूँ उससे पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और बाउल में रखने के बाद अब मैं इस आटे के ऊपर भी ब्रश की मदद से ऑयल लगा रही हूँ, ताकि जब हम इसे रेस्ट देंगे तो इसके ऊपर जो है हार्ड सी लेयर ना आए। अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो इसके ऊपर हार्ड सी लेयर आ जाएगी, हमारी डो वेस्ट हो जाएगी। से मैंने इसे कवर कर दिया है और 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। 1 चम्मच मैं इसमें कुटा हुआ धनिया डालूंगी। इसी भी लाल मिर्चें ली है मैंने 1 चम्मच। पिसा हुआ जीरा मैंने लिया है 1 चम्मच और 2 चॉप हुई भी मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। बारीक चॉप हुई मैंने एक छोटी साइज की प्याज ली है। काली मिर्च का पाउडर हम ½ टी स्पून लेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें हम 1 टीस्पून लेंगे। और फ्राई करने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 3 चम्मच मैंने पैन के अंदर ऑयल ऐड किया है। मैंने इसमें एक स्मॉल साइज की चॉप हुई हुई प्याज डाली है। या आप प्याज को बहुत बारीक काट लें, जैसे कि आप आमलेट बनाने के लिए प्याज काटते हैं। यहाँ हम प्याज को पहले फ्राई कर लेंगे। चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे। हमने इसे इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। हमने इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। हमने चम्मच की मदद से इसे मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे जो साइडों वाली प्याज है जल जाएगी और दरमियान से जो प्याज है वो थोड़ी कच्ची रह जाएगी। प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसे मैंने बहुत छोटा छोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कि मैंने इसे छोटा छोटा कट किया है। चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे चिकन फ्राई होता जाएगा इसका कलर चेंज होकर वाइट हो जाएगा। चिकन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये गल बहुत जल्दी जाता है। चिकन को गलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पानी डालना नहीं पड़ता, बल्कि फ्राई होने के दौरान चिकन जो अपना पानी रिलीज़ करता है उसी के अंदर अच्छे से गल जाता है। जैसे जैसे चिकन फ्राई होता जा रहा है इसका कलर जैसे आप देख रहे हैं कि वाइट होता जा रहा है। आज जो हम फिलिंग रेडी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी। हमने फिलिंग को थोड़ा स्पाइसी ही रखना है। कचौरी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हल्का सा नमकीन होता है। कचौरी में सारा टेस्ट ही उसकी फिलिंग की वजह से आता है। अगर आपको कचौरी बनाना आ जाती है तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे पफ पेस्ट्री बना सकते हैं आप, तंदूरी बाकरखानी बना सकते हैं आप, क्योंकि कचौरी, पफ पेस्ट्री और तंदूरी बाकरखानी सेम तरीके से ही बनती है, मिलते जुलते तरीके से ही। क्योंकि इन तीनों चीज़ों के जो हम डो बनाते हैं और लेयर बनाते हैं वो सेम तरीके से ही बनती है। 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। जब चिकन फ्राई होकर अपना कलर चेंज कर फुल वाइट हो जाए तब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से चलाएंगे। हमने चिकन की अब अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि लहसुन अदरक की जो स्पेसिफिक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं तो इससे आपकी फिलिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा।
अगर आपने देखा हो कि जब भी हमारी दादी या नानी कुकिंग करती थी, लहसुन अदरक को उसी वक्त फ्रेश कूटती थी। लकड़ी वाला जो कूटने वाला होता है उसमें फ्रेश वो लहसुन अदरक को कूट कर सालन के अंदर डाल देती थी। वो डब्बे वाले कोई भी मसाले यूज़ नहीं करती थी, बल्कि घर वाले ही जो सिंपल मसाले होते थे वही यूज़ कर कर वो इतने अच्छे सालन का टेस्ट ले आती थी। अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था तो चिकन ने पानी रिलीज़ कर दिया था और चिकन उसी पानी के अंदर गल गया है। हमने सारे पानी को खुश्क कर लिया है। अब मैंने इसमें 2 चॉप हुई हुई हरी मिर्ची डाली हैं। चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे और हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि हरी मिर्चों का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाए। जो भी आप सालन बना रही हो, अगर उस सालन की भुनाई अच्छे से हुई हुई होती है तो इससे आपके खाने का टेस्ट एक लेवल अप हो जाता है। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो हमारा चिकन जो है वो सख्त हो जाएगा और जल जाएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी हैं। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं। कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने इसमें 1 चम्मच। कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब मैंने इसमें ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। स्पाइसेस डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस चिकन के अंदर सही से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। अगर आप इस मेथड और इस रेसिपी को फॉलो कर कर बकरखानी बनाते हैं, आपकी बकरखानी जो है वो ऑयल फ्री बनेगी। हमने इस दौरान फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम मीडियम या हाई होगी तो जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो जल जाएंगे। हमने इसे मुसलसल चम्मच की मदद से चलाया है और स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके अंदर सिंथेटिक विनेगर ऐड कर रही हूँ, जिसे हम सफ़ेद सिरका या अंगूरी सिरका भी कहते हैं। तो मैंने 1 ढक्कन इसमें डाला है और अगर आप चम्मच की मदद से मेजर करते हैं, मैंने 2 चम्मच अंगूरी सिरका इसमें डाला है। चिली सॉस मैंने इसमें डाला है 1 ढक्कन और 1 ढक्कन मैंने इसमें सोया सॉस का ऐड किया है। सॉसेस डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मिक्स होता है तो हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसी फिलिंग की वजह से हमारी बकरखानी का फुल फ्लेवर बनता है। तो बाहर वाली मैदे की लेयर होती है, इससे बकरखानी का टेक्सचर बनता है। हमने बिल्कुल परफेक्ट और आला कचौरी बनानी है, इसीलिए हमने टेस्ट और टेक्सचर दोनों पर अच्छे से वर्क किया है। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। शॉर्टनिंग टाइम हमने एक मिक्सचर बनाना है, जो कि हम बकरखानी की लेयर्स के अंदर लगाएंगे। इसकी वजह से हमारी बकरखानी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। मैंने यहाँ 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मैदा डाल दिया है। चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हम लेयर्स के दरमियान सिंपल ऑयल लगाते जाएं या घी लगाते जाएं, उसके बाद ऊपर से हम अगर मैदा डस्ट करें, वो बकरखानी के अंदर अलग से फील होता है। बकरखानी बनने के बाद हमें वो हल्का सा आटा आटा फील होता है हाथ के अंदर। मैदे और ऑयल की हमने लेवी तैयार कर ली है। जितने टाइम में हमने फिलिंग रेडी की है उतने टाइम में हमने डो को रेस्ट दे दिया था। डो को मैंने बाउल से निकाल कर काउंटर पर रख दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल लगाने की वजह से इसमें हार्ड सी लेयर नहीं आई और माशाल्लाह हमारी डो भी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। 3 कप मैदे से जो हमने डो रेडी की है, इससे हमारे 4 पेड़े बन जाएंगे। डो को हमने राउंड शेप में कर लिया था। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ और 4 पेड़ों में डिवाइड कर रही हूँ। यानी 3 कप मैदे से हमारे 4 बकरखानी के पेड़े बन गए हैं और एक पेड़े से हमारी 2 बकरखानियाँ बनेंगी। मैंने इसके एक पार्ट को लिया है और हाथ की मदद से मैं इसका पेड़ा बना रही हूँ। जिस तरह गंदम के आटे की रोटी बनाने के लिए हम पहले पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह हमने इसका पेड़ा बनाना है।
हमने पेड़ा बना लिया है। अब मैंने इसे काउंटर के ऊपर रखा है और हाथ की मदद से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने की वजह से ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और साइज भी इंक्रीज हो जाएगा इसका। मैंने इसकी साइड को चेंज किया है और फिंगर की मदद से मैंने इसे थोड़ा सा और प्रेस किया था। रोलिंग पिन की मदद से हम इसे रोल करेंगे और इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे। जब हम इसे रोलिंग पिन की मदद से रोल करेंगे तो हमने इसके नीचे मैदा डस्ट नहीं करना, क्योंकि जब हमने इसे रेस्ट दिया था तो हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था, जिसकी वजह से जब हम इसे रोलिंग पिन की मदद से रोल कर रहे हैं तो ये नीचे नहीं चिपक रहा। ये बहुत आसानी से रोल हो रहा है, इसका साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। हमने सारी साइडों से इसकी थिकनेस को इक्वल रखना है। ऐसा ना हो कि कॉर्नर्स हैं वो पतले रह जाए और दरमियान से ये बहुत ज़्यादा मोटा हो, बल्कि सारी साइडों से हमने इसे बहुत पतला सा बेलना है। जितना ये पतला बेला हुआ होगा हमारी लेयर्स उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी। हमने इसकी शेप पर फोकस नहीं करना कि ये बिल्कुल राउंड बने, बल्कि हमने इसको बिल्कुल पतला बेलना है। हमने इसकी थिननेस पे फोकस करना है। मैंने इसकी साइड चेंज की है, बहुत पतला बेल गया है, लेकिन रोलिंग पिन की मदद से अभी हम इसे थोड़ा सा और रोल करेंगे। कि बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और जब भी बारिश होती है तो दिल करता है कि पकोड़े, समोसे, रोल या नगेट्स वगैरह बनाए जाएं और अपने इन स्नैक्स को चाय के साथ एंजॉय किया जाए। इसीलिए मौसम को एंजॉय करने के लिए आज मैं कचौरी बना रही हूँ। मैंने इसे बहुत पतला सा बेल लिया था। अब मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर स्लैरी लगा रही हूँ जो मैंने रेडी की थी। मैदे और ऑयल का जो हमने मिक्सर बनाया है वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। हमने कॉर्नर्स पर और मिड पर सारी जगह ये अच्छे से लगाना है। हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। एक कॉर्नर को उठाया है, मैंने इसे थोड़ा सा फोल्ड किया है। दूसरे कॉर्नर से उठाकर हमने इस तरह से फोल्ड करना है और फिंगर से प्रेस करना है। तो हमने इसकी एक दफ़ा फोल्डिंग कर ली है। फोल्डिंग करने के बाद हम दोबारा इसके ऊपर मिक्सचर लगाएंगे। अगर हम अलग से ऑयल लगाते हैं उसके बाद मैदा डस्ट करते हैं, उससे हमारी कचौरियों की लेयर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। इसकी मदद से मिक्सचर लगाने के बाद मैंने इसकी एक दफ़ा और फोल्डिंग की है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फोल्डिंग की है, आपने भी ऐसे फोल्ड करना है। हाथ की मदद से हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इस शेप में आ जाएगी। इसे हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। इस तरह स्ट्रेच करने से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेच करना है ताकि इसकी शेप भी ख़राब ना हो और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाए। जैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है अब हम इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे ये मिक्सचर। इसकी मदद से ये मिक्सचर हम अच्छे से लगाएंगे जो कि हमने ऑयल और मैदे का बनाया है। और अब इन सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी कचौरियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी और खस्ता बनेंगी। जो मिक्सचर हमने लगाया है इससे हमारी कचौरी के अंदर लेयर्स भी बहुत अच्छे से बनेंगी। लेयर जो है वो अच्छे से विजिबल भी होंगी। दूसरा हमारी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। हमने इसे एक कॉर्नर से लिया है और इस तरह हमने इसे बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है। हमने इसकी बहुत बारीक बारीक फोल्डिंग करनी है, मोटी मोटी फोल्डिंग नहीं करनी। फोल्डिंग भी हमने ढीली नहीं रखनी वरना हमारी जो लेयर्स हैं वो अलग हो जाएंगी। इस वक्त ये पेड़ा बनाने के बाद हम इसे बेलेंगे। अगर हमने फोल्डिंग हल्के हाथों से की भी होगी तो कचौरी की जो लेयर्स है वो खुल जाएंगी। इस तरह कचौरी की जो शेप है वो भी सही से नहीं आएगी। हमने बहुत अच्छे से इसकी फोल्डिंग कर ली है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी फोल्डिंग हुई है। फोल्डिंग करने के बाद इसको इक्वल करने के लिए दोनों साइड से हम हल्का सा इसे प्रेस कर रहे हैं काउंटर पर रखकर। दोनों साइडों पर हमने काउंटर पर रखकर इसे प्रेस कर लिया है।
इस तरह हम हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा रोल करेंगे। इससे इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी और थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। रोल करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। हमने नाइफ को स्लाइड करते हुए इसकी कटिंग करनी है, हमने नाइफ को प्रेस नहीं करना। अगर आप नाइफ को स्लाइड नहीं करेंगे और प्रेस कर देंगे तो आपकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। हमने सारे पेड़ों को बेल लिया था, उसके अंदर हमने मिक्सर लगाया, हमने इसकी फोल्डिंग की और उसके बाद हमने इसको शेप दे ली। रोल करने के बाद हमने नाइफ की मदद से इसकी कटिंग कर ली है। एक पेड़े से हमारे पाकरखाने के 2 पेड़े बन गए हैं। माशाल्लाह पेड़ों के अंदर लेयर्स कितनी अच्छे से आई हैं। सारे पेड़े बनाने के बाद हमने इसे 5 मिनट का रेस्ट दिया था। 2 पेड़ा हमने सबसे पहले बनाया था, उसे हमने लेना है और हाथ की मदद से हम इसे प्रेस करते जाएंगे। इस तरह इसका साइज इंक्रीज होगा। आप चाहें तो इसे रोलिंग पिन की मदद से भी रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर रोलिंग पिन की मदद से अगर थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा इसके ऊपर प्रेस किया तो आपकी कचौरी की जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगी। इस तरह पेड़ा भी ख़राब हो जाएगा और कचौरियों की सही शेप भी नहीं आएगी। अगर आप रोलिंग पिन की मदद से रोल कर रहे हैं तो आपने बहुत हल्के हाथ से रोल करना है, लेकिन यहाँ मैं हाथ की मदद से प्रेस करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर रही हूँ। हमने इसकी साइडों को ज़्यादा प्रेस करना है और मिड से कम प्रेस करना है। हमने जो इसकी साइडें हैं उसे पतला रखना है, क्योंकि जब हम कचौरी को शेप देंगे सारी कॉर्नर्स वाली जो साइड हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी खट्टी होने के बाद। इसीलिए जितना हो सके कॉर्नर्स को आप अच्छे से प्रेस करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी कचौरी की जो लेयर्स हैं वो भी मेंटेन है और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। हाथ की मदद से या रोलिंग पिन की मदद से जिससे आप ज़्यादा इजी हो आप उससे इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लें। तो कटिंग वाली साइड पर ही लेयर बनती है, तो जिस वक्त आपने पेड़े को साइज़ में इंक्रीज़ करना है उस वक्त आपने कटिंग वाली साइड को बाहर रखना है। मैंने इसकी साइड को चेंज किया है और दोबारा मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। इसे बहुत हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ, इसीलिए इसके साइज़ को बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं ज़्यादा सख्त हाथ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ करूँगी साइज़ तो जल्दी से इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन लेयर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। हमने इसकी साइज़ को इतना ही इंक्रीज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि फिलिंग करने के बाद कचौरी की अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और जल्दी से बाइंडिंग हो जाए, हम इसके किनारों पर हल्का हल्का सा फिंगर की मदद से पानी अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इतना पानी लगाना है कि हमारी डो जो है वो स्टिकी हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना वरना ये पतली हो जाएगी। अब हम चम्मच की मदद से फिलिंग को लेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। मुनासिब सी क्वांटिटी में इसकी फिलिंग रखनी है मिड में। हमने फिलिंग बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करनी कि हमारी कचौरियाँ अंदर से बहुत खाली खाली लगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं करनी कि अगर हैवी फिलिंग होगी तो कचौरी को बाइंड करते हुए हमें मसला होगा। फिलिंग रखने के बाद अब हम इसे शेप देंगे। कॉर्नर से हम इसे उठाएंगे और कचौरी को हम इस तरह से बंद करते जाएंगे। जैसे जैसे हम किनारों को आपस में मिलाते जाएंगे तो कचौरी शेप में आती जाएगी। हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएगी, क्योंकि पानी लगाने की वजह से ये वैसे ही स्टिकी हुई हुई है। तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से और इजीली हो रही है। हमने इसकी बाइंडिंग अच्छे से करनी है वरना फ्राई करते हुए ये कचौरी खुल जाएगी। ये थोड़ा सा कॉर्नर रह गया है, इसे भी हम इकट्ठा कर लेंगे। सारी डो को अच्छे से पिंच कर बंद कर लेंगे। पिंच करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा डो ऊपर आई थी उसे हमने ट्विस्ट किया, उसके ऊपर ही फोल्ड कर हमने उसके ऊपर बाइंड कर लिया। हाथ की मदद से थोड़ी सी हम इसे राउंड शेप दे लेंगे। इसी तरह एक एक कर हमने सारी कचौरियों को रेडी कर लेना है, उन्हें शेप दे लेना है, उसमें फिलिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा डो को हमने ट्विस्ट कर बाइंड कर देना है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जैसे ही हम कचौरी डालेंगे वो बाहर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगी
अंदर से वो थोड़ी कच्ची रह जाएंगी। मैंने सारी कचौरियों को शेप दे लिया है। आपने कचौरियों को फ्रीज करना है तो इसी पॉइंट पर आप इन कचौरियों को एयर टाइट बैग में रख दें, फ्रीज कर लें और जब आपको रिक्वायर हो आप निकालें और उसे ऑयल में फ्राई कर लें। ऑयल हमारा नॉर्मल गर्म हो गया है। मैं इसके अंदर कचौरियाँ डाल रही हूँ। पहले फर्स्ट बैच में मैं 4 कचौरियों को फ्राई करूँगी। बाकी जो 4 कचौरियाँ हैं वो मैं सेकंड बैच में फ्राई करूँगी। फ्राई करते हुए हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। हमने अभी कचौरियों को हिलाना नहीं है बल्कि इसकी शेप को मेंटेन होने देना है। चम्मच की मदद से हम ऑयल को लेते जाएंगे और इसके ऊपर वाले हिस्से पर डालते जाएंगे कि गर्म ऑयल डालने की वजह से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी शेप को मेंटेन कर ले। हम एहतियात से इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये हल्की सी फ्राई हो जाए। भी ये इस साइड से पूरी फ्राई नहीं हुई, एक दफ़ा हम इसकी दोबारा साइड चेंज करेंगे और इधर से दोबारा फ्राई करेंगे। साइड पर भी हम चम्मच की मदद से ऑयल को लेते जाएंगे और ऊपर डालते रहेंगे। कचौरी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे आपकी कचौरियाँ भी बिल्कुल खस्ता बनेंगी और इसी तरह आला बनकर तैयार होंगी। इसके ऊपर ऑयल इसलिए डाल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा वाली साइड हमने ट्विस्ट कर कर फोल्ड की है वो थोड़ी थिक है, तो ऑयल डालने से वो जल्दी से फ्राई हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। नहीं, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है जब तक इस पर अच्छा सा सुनहरी कलर ना आ जाए। हमने इसकी बार बार साइड्स को चेंज नहीं करना। अगर आप बार बार साइड्स को चेंज करेंगे तो इससे आपकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। इस साइड को भी इस तरह से सेक लूँगी ताकि साइडों पर से भी सुनहरी कलर आ जाए। हम इसकी फ्रंट साइड को थोड़ा सा उठाकर देख लेंगे। अगर ये सही से फ्राई हो गया है तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, लेकिन अगर सुनहरी कलर नहीं आया तो दोबारा हम उस साइड को ही रहने देंगे ताकि ये सही से फ्राई हो जाए, उसमें कलर आ जाए। इन कचौरियों को फ्राई होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। हमने बिल्कुल हल्की हल्की धीमी आंच पर इसे फ्राई करना है और चम्मच की मदद से मुसलसल हमने इसके ऊपर ऑयल को डालना है। मैंने इसकी साइड चेंज की है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सुनहरी कलर आ गया है। लास्ट वाली कचौरी की जो मैंने साइड चेंज की है उसमें हल्का कलर है। इसके ऊपर जैसे जैसे मैं चम्मच की मदद से ऑयल डालूंगी गरम गरम तो इसके ऊपर और सुनहरी कलर आता जाएगा। मैंने एक बैच में 4 कचौरियाँ फ्राई की हैं ताकि मैं इस पर अच्छे से फोकस कर सकूं। हम सारी कचौरी एक साथ फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि कुछ कचौरी के ऊपर ज़्यादा डार्क कलर आ जाए, तो इसीलिए हम कम कम कचौरियों को फ्राई करेंगे ताकि हम अच्छे से फोकस कर सकें और सही से फ्राई कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छा सा गोल्डन सुनहरी कलर आ गया है। जितना सुनहरी कलर हमें रिक्वायर था उतना एग्जैक्ट गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। ये वाली साइड से 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अब हम इसे एहतियात से स्ट्रेनर के ऊपर निकाल देंगे क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने बहुत एहतियात से इसे स्ट्रेनर के ऊपर रखना है। स्ट्रेनर पर रखने की वजह से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से ड्रेन हो जाएगा। हमने एक बैच को फ्राई कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं और लेयर्स इसके ऊपर कितनी अच्छी आई हैं। हमारी मज़ेदार सी खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ खाने के लिए रेडी हो गई हैं। इन कचौरियों को रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इस मज़ेदार सी कचौरियों को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इवन वह हर वीकेंड पर आपसे फरमाइश करके ये कचौरियाँ बनवाएंगे। एक कचौरी को खोलकर इसके अंदर की फिलिंग आपको चेक कराती हूँ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।